बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम नया टॉपिक लेकर आए हैं एंड इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है बेटा। आपके सिलेबस रिवाइज सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होते क्या है, जैसे आपने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिस्कस किया था, ऐसे ही आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो, आप सभी को पता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें आप क्या करते हो कि अगर सॉल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, एक लिमिट अमाउंट में वो डिसॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज नॉन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बेटा मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, अनसैचुरेटेड। तो बेटा यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे मैंने बोला AgCl है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। आपने इसको क्या किया, वाटर के अंदर मिक्स किया। वाटर के अंदर जैसे ही मिक्स करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AgCl एक्वस के अंदर, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। आपको पता है कि जब आप यहाँ से AgCl डाल रहे हो और यहाँ पर क्या है, आपके पास वाटर है, तो एक टाइम में तो क्या होगा, इसमें AgCl क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बट ऐसा भी टाइम आएगा जहां ये सॉल्युबल नहीं होगा, तो बेटा ये क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है यहाँ पर। तो आपको ये दिख रहे हैं, इनको आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये एज इट इज यहाँ बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। तो AgCl जब डिसॉल्व नहीं होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन AgCl सॉलिड, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो AgCl है एक्वस फॉर्म के अंदर, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, Ag पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, सिल्वर पॉजिटिव है एंड क्लोराइड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, एक्वस फॉर्म है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ अप्लाई करते हो, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि यहाँ हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है ना, इस इक्विलिब्रियम को आप क्या बोल सकते हो, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो वो आयोनाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम को आप सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। तो देखो बेटा, ये इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ये क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म है और ये एक्वस फॉर्म है। एक्वस फॉर्म का मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। ये बेटा किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। वी नो दैट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, K इंटू AgCl, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। आप बाहर लिख दो अंदर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेंट्रेशन ऑफ द सिल्वर पॉजिटिव आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, इसको बोलते हैं हम, जैसे आपने पढ़ा था ना KW, Ka, Kb, सेम एज इट इज। यहाँ पर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हो तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, KSP से। S दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी, P दैट मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ द Ag पॉजिटिव आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द Cl नेगेटिव आयन, राइट। तो ये होता है बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो क्या दोगे, देखो आपके पास ये आयंस है, इनकी क्या है बेटा, कंसेंट्रेशन है, ठीक है। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉन एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो एप्लीकेशंस ऑफ
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन आता है वो ये आता है, देखो बेटा कि जो सॉल्ट होते हैं वो सभी की सभी सॉल्ट वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो स्प्रैंगली सॉल्यूबल होते हैं, मतलब कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होंगे, उनको आप स्प्रैंगली सॉल्यूबल बोल सकते हो, ठीक है। तो उनकी सॉल्युबिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कैलकुलेट solubility of sprangly soluble salt, ठीक है। इसमें देखो बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके पास कि कोई भी एक सॉल्ट है AB, ये क्या है सॉल्ट है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है आयोनाइज्ड हो रहा है A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये कंप्लीटली तो आयोनाइज्ड हो नहीं रहा, स्प्रैंगली सॉल्यूबल है, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम कब आता है, आपने एसिड्स में भी पढ़ा था ना, जो वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, तो उनमें इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है ना, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन ही है, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे ये कहा कि जो KSP है वो क्या होता है बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ द A पॉजिटिव आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द B नेगेटिव आयन। हमने ये माना कि जो AB सॉल्ट था, ठीक है, इसके अंदर ये जब डिसॉल्व हुआ तो A पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी क्या हुई S, और B नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी भी क्या है बेटा S। जब सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो S का सिंबल लगाओगे, जब कंसेंट्रेशन की बात करोगे तो C का सिंबल, प्रेशर की बात करोगे तो P का सिंबल, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी देखना है आपको, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी S है और यहाँ भी S है, और S इंटू S क्या होता है बेटा S स्क्वायर, राइट। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √KSP। दैट मीन्स हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं आयंस की, ठीक है। किसी भी सॉल्ट के आयंस की इन एक्वस सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया हुआ रहता है तो हम सॉल्युबिलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके बेस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ, बहुत इजी है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility product of AgCl in water at 298 Kelvin is 1.2 into 10 की पावर -10, ठीक है। एंड बेटा आपसे पूछेंगे कैलकुलेट solubility of AgCl at 298 Kelvin, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, आपके पास जो KSP की वैल्यू है वो कितनी है, पहले तो क्वेश्चन में ये देखो 1.2 इंटू 10 की पावर -10 है, ठीक है। और हमने अभी क्या देखा था कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा √KSP। S की वैल्यू निकालनी है, KSP की वैल्यू दी हुई है 1.2 इंटू 10 की पावर क्या है -10। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, देखो 10 की पावर -10 का मतलब क्या है, 10 की पावर -5 हो गई है। एंड 1.2 जब आप रूट सॉल्व करोगे, आपके पास क्वेश्चन जैसे ये दे दिया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in water at 25 degree Celsius is 1.06 into 10 की पावर -5 मोल पर लीटर, ठीक है। ये क्या दी हुई है सॉल्युबिलिटी, और आपसे पूछते हैं कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl at
सेम टेम्परेचर। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बेटा बहुत सिंपल है। आपको अब S की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? 1.06 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। ठीक है, हमें पता है कि जो AgCl है जब ये डिसोशिएट होगा, यहाँ कहीं सॉलिड फॉर्म है, जब आप सॉल्यूबल करोगे तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा एक्वस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है अगर आप ये 1 मोल ले रहे हो तो ये भी 1 मोल क्या हो रहा है? डिसोशिएट हो रहा है, क्योंकि सैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए अगर आप 1 मोल AgCl लेते हो तो 1 मोल ही आपके पास Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे। इसका मतलब जो आपके पास सॉल्युबिलिटी आएगी A पॉजिटिव आयन की और Cl नेगेटिव आयन की, वो क्या आएगी बेटा? इक्वल आएगी। और इक्वल किसके आएगी? 1.06 इंटू 10 की पावर -5 के। ठीक है, अब हमें पता है कि जो KSP होता है वो क्या होता है बेटा? S², राइट। आप क्या करोगे? वैल्यू रख दोगे, तो KSP इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 की पावर -5 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। और जब बेटे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास KSP आएगा 1.12 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, बस ये देखना है सॉल्युबिलिटी दी हुई है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछते हैं तो आपको ये यूज करना है। फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। और अगर सॉल्युबिलिटी पूछते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी हुई है तो ये स्क्वायर को इधर कर देना, रूट वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं होती, कांस्टेंट है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट बेटा एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपको पता है ना प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है क्योंकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व नहीं होता है सॉलिड पार्टिकल वो क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बेटा प्रेसिपिटेट का प्रेडिक्शन जो है हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उसमें अगर आपसे ये पूछते हैं कि कोई भी 2 जो सॉल्ट है उनका मिक्स कर दिया, ठीक है, 2 सॉल्ट्स को मिक्स करने के बाद आपसे ये पूछते हैं कि इसमें प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, तो वो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज ये याद रखना है, अगर बेटा आयोनिक प्रोडक्ट हम निकालेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट कैसे निकालना है? आयोनिक प्रोडक्ट अगर बेटा ग्रेटर देन है किससे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो बेटा क्या होगी? प्रेसिपिटेट होगा, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और अगर बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू आयोनिक प्रोडक्ट तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो देखो अभी इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से। आपके पास न्यूमेरिकल है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, गिवन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of BaSO4 is 1 into 10 की पावर -10 will precipitate when फर्स्ट आपको दिया हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 into 10 की पावर -3 मोलर BaCl2 and 2 into 10 की पावर -4 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले, फिर सेकंड करेंगे। देखो बेटे इसके अंदर आपके पास क्या है? BaSO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे? इन दोनों सॉल्ट को मिक्स करके और हम क्या निकालेंगे? आयोनिक प्रोडक्ट, और फिर देखेंगे कि आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो
देखो BaCl2 है, ये बेटा डिसोशिएट होगा किसमें, Ba2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव आयन के अंदर। ठीक है, तो देखो BaSO4 में क्या बेटा, Ba2 पॉजिटिव आयन, तो आपको इसमें से कौन से आयन्स लेने हैं, Ba2 पॉजिटिव आयन। और हमें पता है कि ये जो इक्वल वॉल्यूम में कंसंट्रेशन दी हुई है या फिर सॉल्युबिलिटी जो दी हुई है वो कितनी है, 2 × 10⁻³ है, राइट। ये इसकी है, इसका मतलब सम टाइम बाद जब ये आयंस में डिसोशिएट होगा तो इसकी भी यही आएगी, Cl नेगेटिव की भी यही आएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें Ba2 पॉजिटिव आयंस के लिए तो बेटा यहाँ पर 2 × 10⁻³ इसकी क्या आ गई है, सॉल्युबिलिटी, राइट। आप देखो बेटा इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं और कितने सॉल्ट ले रहे हैं, 2 सॉल्ट्स ले रहे हैं, तो बेटा 2 सॉल्ट्स के अंदर एक आयन की हमें क्या निकालनी होती है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो डिवाइड कर दो 2 से, क्या आ जाएगा 10⁻³ मोलर। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन नहीं होती एक्चुअल में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है आपके पास, Na2SO4 है। फर्स्ट आपके पास ये है, सेकंड आपके पास सॉल्ट था Na2SO4, ये डिसोशिएट होगा बेटा Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। Na कितने है बेटा, 2, तो यहाँ 2 कर दो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कौन से आयन है बेटा, SO4 नेगेटिव आयन, तो हमें कौन से चाहिए, ये वाले, और इनके लिए जो कंसंट्रेशन है दी हुई है 2 × 10⁻⁴ मोलर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये देखोगे कि इसके लिए भी आप क्या निकालोगे, इसकी SO4 2 जो नेगेटिव आयंस है उसकी कंसंट्रेशन निकालोगे, तो क्या आएगी 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10⁻⁴ मोलर। ये 2 हमने डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि बेटा हमने सॉल्यूशन 2 लिए हैं और इन दोनों सॉल्यूशन में एक आयन की कंसंट्रेशन देख रहे हैं, इसीलिए 2 से डिवाइड करना। ठीक है, आप देखो बेटा अब आपको निकालना है आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट किसका है, देखो आयोनिक प्रोडक्ट क्या क्या है आपके पास, Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, दैट मींस Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द SO4 2 नेगेटिव आयन। Ba2 पॉजिटिव आयन की बेटा 10⁻³ आया था ना, यहां से देखो, और इसकी कितनी आई बेटा 10⁻⁴, राइट। तो अब आप इसको क्या करोगे, 10⁻⁻ कितनी आ जाएगी बेटा 7, राइट। तो आयनिक प्रोडक्ट आपके पास क्या है बेटा 10⁻⁷, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 10⁻⁻10। तो अब आप बता सकते हो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा 1 × 10⁻⁻10 का मतलब क्या है 10⁻⁻10। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है ना बेटा, क्योंकि इसमें तो माइनस में 10 आ रहा है, तो ये तो और भी कम हो गई। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी, दैट मींस यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ था उसमें बेटा जब हम आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं एंड सॉल्युबिलिटी की दी हुई है, तो यहाँ पर बेटा आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सो दैट्स व्हाई प्रेसिपिटेशंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं कि सेकंड क्या कहता है। सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻⁸ मोलर BaCl2 and 2 × 10⁻³ मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड। ठीक है, अब इसमें आप ये देखोगे क्या, देखो बेटा यहाँ पर आपके पास BaCl2 है, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है Ba2 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जैसे हमने पहले रिएक्शंस लिखी थी सेम एज इट इज इसमें भी लिखेंगे। तो Ba2 पॉजिटिव आयन कहां से आया है BaCl2, इसकी कंसेंट्रेशन क्या है बेटा 2 × 10⁻⁸, डिवाइड कर देना 2 से, क्या आएगा 10⁻⁸ मोलर। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि पहले वाले में मैंने समझा दिया है। ठीक है, Na2SO4 से आपको कौन से आयन लेना है SO4, क्योंकि बेटा इसमें Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, तो ये यहीं से तो आया है बेटा। तो SO4 2 नेगेटिव आयन का हम देखेंगे तो क्या आएगा 2 × 10⁻³
डिवाइडेड बाय 2 करोगे 10 की पावर क्या आएगा -3 मोलर। आपको क्या निकालना है अब, आयोनिक प्रोडक्ट निकालना है। तो आयोनिक जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ द Ba2 पॉजिटिव आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द SO4 2 नेगेटिव आयन, राइट। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय द 10 की पावर -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 की पावर माइनस, देखो बेटा 8 + 3 करना है तो कितना आया 11, और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 10 की पावर -10। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन आयोनिक प्रोडक्ट। इसका मतलब प्रेसिपिटेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कंडीशन बता दी थी ये वाली, तभी प्रेसिपिटेट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आता है तो आपको सॉल्व करना है, पहले आयोनिक प्रोडक्ट निकालना है। तो ये थी बेटा एप्लीकेशंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आपसे ये पूछते हैं कि आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में सॉल्युबिलिटी के लिए आपको एक सॉल्यूशन बताया था, कौन सा, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट बेटा सैचुरेटेड के लिए भी निकाल सकते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। एंड बेटा सैचुरेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन गए थे, राइट। यहाँ पर प्रेसिपिटेट है ना, और ये यहाँ पर वाटर है, तो ये AgCl के क्या है, पीपीटीज है, पीपीटी भी बोल सकते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो बेटा अगर आप इनको टेम्परेचर दोगे, ठीक है, तो टेम्परेचर दोगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड वाले, ये क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें आयोनिक प्रोडक्ट की, तो बेटा आयोनिक जो प्रोडक्ट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मैंने आपको यहाँ कंसंट्रेशन बोला है ना, तो आयनिक प्रोडक्ट हमेशा जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर। क्लियर। तो ये था सॉल्युबिलिटी और आयनिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट बेटा नेम से पता चल रहा होगा कि कुछ न कोई एक आयन, या तो पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन क्या होगा, कॉमन होता है। तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे आपके पास 2 क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, आपके पास 2 यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम उसका आयोनाइजेशन देखें, जैसे कि एक आपके पास है CH3COOH, वीक ही होता है बेटा ये। ठीक है, ये जब डिसोशिएट होगा तो CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। सेम एज इट इज आपके पास एक और क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और ये डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, CH3COO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। तो अगर हम 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं तो उनके अंदर बेटा एक जो आयन होता है वो कॉमन है। अब यहाँ पर नेगेटिव आयन कॉमन है। ठीक है, और जो आयन कॉमन होता है और बेटा अगर उसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर देते हैं, हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जो रिएक्शन अभी इस डायरेक्शन में हुई है, जैसे ही हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की किसकी, प्रोडक्ट की, तो ली चैटर्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा वो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है,
2 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम ले रहे हैं और उनमें हमने कॉमन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसी इफेक्ट को आप क्या बोलोगे? कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है लीच एटरलियर प्रिंसिपल यही तो कह रहा है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट की 0 होती है, तो वो फॉरवर्ड में जाएगी, और अगर प्रोडक्ट की इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर अब इसकी कंसंट्रेशन कम है तो वो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं कि आपके पास है NaOH। NaOH नहीं, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, NH4OH है। ठीक है, ये डिसोशिएट होता है किसमें? NH4 पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। सेम एज इट इज मैंने जो ये वाला फॉर्म है अगेन ले लिया, तो क्या होगा? इसमें NH4 पॉजिटिव है ना, ये रहा, और इसमें भी क्या है? NH4 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है? तो बेटा जो कॉमन आयन इफेक्ट होता है, अगर हम उनके एप्लीकेशंस की बात करें तो जनरली जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपने पढ़े हुए हैं, तो बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में तो क्वांटिटी देखी जाती है और क्वालिटेटिव में हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है बेटा? जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो टाइट्रेशन करने में और जो रेडिकल्स होते हैं उनको एनालिसिस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली वर्क में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन आयन इफेक्ट। जब प्रैक्टिकल्स होंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि रेडिकल्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप सेकंड है, ग्रुप फोर्थ है, फिफ्थ है, इनके रेडिकल्स को डिटेक्शन के लिए जनरली क्या किया जाता है, और जो फ्रैक्शनल टाइट्रेशन होता है उनके लिए भी कॉमन आयंस यूज में लिए जाते हैं। क्लियर? तो आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा बफर सॉल्यूशन, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम चाहे एसिड डाल दें चाहे बेस डाल दें, उसकी जो पीएच है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, चाहे आप एसिड डालो चाहे बेस डालो। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पीएच होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। चाहे आप ऐड कर दो एसिड को या बेस को, उसी सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे? बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एंड बेटा बफर सॉल्यूशन की जो ये प्रॉपर्टी है जिसमें हम कह रहे हैं कि पीएच जो है वो क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो फिर भी पीएच क्या है? कांस्टेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे? बफर एक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है बफर एक्शन क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है किसकी? बफर सॉल्यूशन की, जिसमें पीएच चेंज नहीं होती है। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो टाइप्स क्या क्या होंगे देखो। फर्स्ट आता है सिंगल सॉल्यूशन, यानी कि कोई मिक्सचर नहीं है, खाली सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन बेटा किसका होगा? वीक एसिड एंड वीक बेस का। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वीक एसिड कौन सा है आपके पास? CH3COOH, एंड वीक बेस आपके पास कौन सा है? NH4OH। जब आप इसको मिक्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा? CH3COONH4 प्लस क्या आता है? H2। तो बेटा जो ये है आपके पास, ये क्या है? एक सिंगल सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये क्या है आपके पास? बफर सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर अगर हम एसिड और बेस डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इजी है, देखो अच्छे से मैं समझाती हूँ आपको। CH3COONH4 है, जब ये डिसोशिएट होगा बेटा आयंस में तो क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। सपोज करो आपने क्या किया? एसिड मिक्स किया। ठीक है, आपको पता है एसिड में क्या होते हैं बेटा? H पॉजिटिव आयन। अगर ये H पॉजिटिव आयंस एसिड को मिक्स करेंगे तो H पॉजिटिव आयन किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा? इसके साथ, और जैसे ही ये H पॉजिटिव आयन कंबाइंड होगा क्या बनाएगा? CH3COOH। ये क्या है बेटा? वीक एसिड है, और आपको पता है यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? इसमें वीक एसिड का ही तो प्रेजेंस है, ये रहा, वीक एसिड से ही तो बना हुआ है।
दैट मीन्स यहाँ पर पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पहले से ये वीक है। ठीक है, अगर हमने क्या ऐड किया, बेस ऐड किया, बेस में क्या होता है बेटा, OH नेगेटिव आयन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट, ये पॉजिटिव है बेटा, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NH4OH। ये भी क्या है बेटा, वीक बेस। देखो क्योंकि ये वाला जो सॉल्ट है आपके पास सॉल्ट ही है क्योंकि एसिड और बेस से मिलके बना हुआ है। तो ये वाला जो सॉल्ट है बेटा, इसमें क्या है, वीक बेस प्रेजेंट है। और जब आपने क्या डाला, बेस डाला, तब ये क्या बना, ये वाला आयन वीक बेस में ही कन्वर्ट हुआ। दैट मीन्स पीएच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, तो पीएच क्या रहेगी इनकी, कांस्टेंट। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया सिंगल सॉल्यूशन। सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप जो होता है बेटा वो होता है सॉल्यूशन मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर होता है इसके अंदर। और इसमें देखो कौन कौन सा होता है, एक होता है एसिडिक बफर एंड सेकंड होता है बेटा बेसिक बफर। ठीक है, इसमें सॉल्यूशंस का एक मिक्सचर होता है। इसका मतलब क्या, जो एसिडिक बफर है इसमें बेटा क्या होता है, वीक एसिड एंड बेटा क्या रहता है, सॉल्ट। अब ये सॉल्ट किसका बना हुआ है, आपने 10th में पढ़ा हुआ भी होगा और मैंने पढ़ाया भी था कि जो 10th में आपने सॉल्ट पढ़े थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो आपकी सेकेंड यूनिट थी। तो सॉल्ट्स में बेटा मैंने टाइप्स करवाए थे कि जो सॉल्ट्स होते हैं मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक जो सॉल्ट होता है वो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। एक सॉल्ट ऐसा होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है। ठीक है, और एक एसिड ऐसा होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनता है। और फोर्थ टाइप जो सॉल्ट है वो आपके बेटा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो सॉल्ट का टाइप होगा वो कौन सा होगा, देखो एसिडिक बफर है, हम हमेशा यहाँ पर वीक की ही बात करेंगे स्ट्रॉन्ग में, क्योंकि वीक में ही बेटा क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता, तो वहीं पर ये एक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एसिडिक है दैट मींस एसिड कौन सा, वीक। तो ये सॉल्ट जो होगा वो किससे मिलके बना हुआ होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दूं आपके पास, वीक एसिड कौन सा है, जैसे CH3COOH, एंड आपने सॉल्ट जो लिया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वो कौन सा है, देखो वीक एसिड होता है CH3COOH, H को हमने हटा दिया क्योंकि सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आपने कौन सा लिया, NaOH, तो एसिड का H, बेस का OH, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, ये बना, ये क्या है बेटा, सॉल्ट। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या प्रेजेंट है, CH3COOH प्लस NaOH, इससे मिलके ये बना हुआ है, राइट। अब देखो बेटा बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर होता है बेटा वीक बेस, क्योंकि यहाँ बेसिक है तो बेस वीक होगा, प्लस आपके पास क्या होगा, सॉल्ट। अब जस्ट अपोजिट, आपके पास बेस है तो यहाँ क्या आएगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक बेस कौन सा है आपको पता है, NH4OH, एंड बेटा जो सॉल्ट होगा वो किसका होगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स NH4Cl। किससे बना है, NH4OH से और HCl से, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज, NH4Cl, ये सॉल्ट है। ठीक है, अब देखो बेटा अगर इसमें हम एसिड या बेस डालते हैं तो आपको पता है एसिड डालोगे तो ये जो डिसोसिएशन होगा, इसमें डिसोसिएशन हो रहा है ना, कैसे बना, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, आपने एसिड डाल दिया, वापस क्या बना लेगा, वीक एसिड बना लेगा, दैट मीन्स है भी क्या, वीक ही था, पीएच में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर बेटा बेस डालते हैं तो ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि इसमें पहले से प्रेजेंट था, दैट मीन्स पीएच में कोई चेंजमेंट नहीं, सेम एज इट इज यहाँ होगा। ठीक है, अगर आप एसिड और बेस डालते हो तो कोई चेंजमेंट नहीं होता है पीएच के अंदर, राइट। तो ये था बेटा बफर सॉल्यूशन। मैंने आपको बफर सॉल्यूशन भी बता दिया, बफर एक्शन भी बता दिया एंड इसके टाइप्स भी बता दिए। ठीक है, अब आते हैं कि जो बफर सॉल्यूशन है वो हमारे लिए यूजफुल कैसे है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ द बफर सॉल्यूशन।
इसमें जो पार्ट रहता है पीएच कैलकुलेशन का वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, इसीलिए मैंने वो पोर्शन नहीं करवाया, ठीक है। जिसमें हैंडरसन इक्वेशन आती है, तो हैंडरसन इक्वेशन आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। सॉल्ट एनालिसिस जो है, टाइट्रेशन सब रिड्यूस हो चुका है, इसीलिए जो ओनली आपके सिलेबस में पार्ट है मैं वही करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है बफर सॉल्यूशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो फर्स्ट देखो, हमारी जो ब्लड होता है, पीएच ऑफ ब्लड, सबको पता होगा कि पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है, 7.4, ठीक है। आप कितना जंक फूड खाते हो, स्पाइसी फूड खाते हो, मतलब वेराइटी ऑफ फूड आप खाते रहते हो, लेकिन फिर भी आपका जो ब्लड है उसकी पीएच क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स जो आपका ब्लड है वो क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें जो पीएच में चेंजमेंट नहीं आता है उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो ब्लड होते हैं बेटा, इसके अंदर कार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयन, दैट मीन्स आपके पास होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट आयन, ठीक है। एंड बाइकार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट दैट मीन्स HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो एंड CO2 भी प्रेजेंट होती है, आपको पता है। तो इनकी वजह से बेटा जो ब्लड है उसकी पीएच चेंज नहीं होती, चाहे आप कैसा भी फूड खा लो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे बेटा, बफर एक्शन, राइट। क्योंकि इनकी वजह से पीएच चेंज नहीं हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी, दैट मीन्स वो क्या हो गया, बफर एक्शन, राइट। फर्स्ट ये। सेकेंड, अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज में आता है ये। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हो रही है, मेटल की सरफेस पे बेटा प्लेटिंग प्रोसेस होती है ताकि मेटल पे रस्टिंग प्रोसेस ना हो, ठीक है, कोरोजन रस्टिंग ना हो। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें भी बफर सॉल्यूशन यूजफुल होता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, या फिर हम कहीं बफर सॉल्यूशन ही होता है क्योंकि उसकी पीएच चेंज नहीं होगी, तो ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि लेदर की फॉर्मेशन, आपको पता है ना लेदर जो होता है काफी सालों तक खराब नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस पर बफर सॉल्यूशन की लेयर लगाई जाती है ताकि वो उसकी पीएच चेंज ना हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं फूड के प्रिजर्वेशन में, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्या है, आपको पता है कि खाना जो होता है लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो वो स्टोरेज जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है, बफर सॉल्यूशन की हेल्प से, ताकि उसका जो फूड जो है उसमें बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन ना हो। रीजन, पीएच अगर चेंज नहीं हुई तो बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर पाएंगे और फूड जो है वो प्रिजर्व रह सकेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पीएच ऑफ ब्लड। सेकेंड, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो। थर्ड, आपको ध्यान रखना है लेदर की फॉर्मेशन के लिए। फोर्थ, आपको ध्यान रखना है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। एंड बेटा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि बेटा एग्रीकल्चर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स की ग्रो के लिए, ठीक है, क्रॉप्स की ग्रो के लिए। तो उन बैक्टीरिया को डेवलपमेंट के लिए एक फिक्स पीएच चाहिए होती है, तो वहां पर आप क्या यूज में लेते हो, बफर सॉल्यूशन बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए क्या रहे, हेल्पफुल रहे। तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं बफर सॉल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, सब, ठीक है। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है बेटा, और नेक्स्ट यूनिट हम कल स्टार्ट करेंगे। इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स की भी एंड थ्योरी भी, क्योंकि ये बेटा एक नया टॉपिक है जो आपने ना 9th में पढ़ा है ना 10th में पढ़ा है, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा न्यू चैप्टर के साथ, टेक केयर।